तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू ओपेक और ओपेक प्लस। ओपेक क्या है? बेसिकली ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। अब आप बोलोगे सर ओपेक तो हमें पता था बट ओपेक प्लस क्या है। दूसरा आप मुझसे पूछोगे सर यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तीसरा यह आएगा सर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या बेसिकली ये एक एनजीओ है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ग्रुप है। इस टाइप के बहुत सारे स्टेटमेंट आपके मन में आएंगे। तो मैं डायरेक्टली एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा रिगार्डिंग द ओपेक, फिर अपन इसके बेसिक डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। दो टाइप के मैं क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन जो आप लोग देखोगे जहां पर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कंट्रीज का नाम यहां पर दिया हुआ है ईरान, इराक, यूएई, कतर, यूएसए एंड रशिया, और पूछा है विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ओपेक और ओपेक प्लस, जो बेसिकली ओपेक और ओपेक प्लस का पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ओपेक के अंदर अभी जो न्यूज देखने को मिली है करंटली, पहली चीज तो कतर जो बेसिकली एक आपकी कंट्री है जो वेस्ट एशिया में लाई करती है वो बेसिकली ओपेक से बाहर हो गया है, पहली न्यूज। दूसरी चीज वेनेजुएला भी बेसिकली बीच में बेसिकली आपके ओपेक से बाहर हो गया था, फिर वापस उसने 2007 में ओपेक ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बेसिकली वापस से अभी उसके बीच में भी टसल देखने को मिल रहे हैं। तो दो चीजें यहां पर सिखाता हूं। पहला तो ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। ओपेक क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहां पर फॉर्मली गवर्नमेंट्स आपस में लिंक होती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सारे कंसल्टेशंस चलते हैं। दूसरी चीज ओपेक के नाम में ही छुपा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब ये वो सारे कंट्रीज होंगे जहां जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आप बोलोगे सर ओपेक प्लस के अंदर क्या आएगा? ध्यान रखना ओपेक प्लस के अंदर उन सारी कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है जहां पर भी बेसिकली बाद में ऑयल की काफी सारी संभावनाएं देखने को मिल रही है, लाइक रशिया ले लीजिए, अजरबैजान ले लीजिए, कजाकिस्तान ले लीजिए। ये फॉर्मली ओपेक का पार्ट नहीं है बट बेसिकली ये ओपेक प्लस ग्रुप का पार्ट है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को यहां पर जो सीखनी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा नहीं है काफी नया है, काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ये बना था आपका 1960 के अंदर बाय द बगदाद कॉन्फ्रेंस। तो पहली चीज आप लोग को ध्यान रखनी है ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ है 1960 के अंदर, और किसके थ्रू हुआ है? एक कॉन्फ्रेंस का नाम है जिसको बोला जाता है बगदाद कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखना बगदाद कॉन्फ्रेंस के जो कि ईरान के अंदर हुई थी, उससे इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था, पहली चीज। दूसरी चीज बेसिकली आप यहां पर देखोगे जो न्यूज चल रही है, पहली चीज इक्वाडोर, इक्वाडोर के लिए भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इक्वाडोर 1992 के अंदर इससे बाहर हो गया था, वापस से इसने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन ध्यान रखना वापस से 2020 के अंदर इक्वाडोर भी अब इस ग्रुप का पार्ट नहीं बचा है। तो ध्यान रखना इक्वाडोर भी आप बेसिकली ओपेक का पार्ट नहीं है, ऑप्शन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज मैंने आपको बोला कतर, इन दोनों कंट्रीज का नाम ध्यान रखना। कतर ने भी बेसिकली अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर लिया है 2019 से। तो अब आपको सारे मेंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि हम सारे मेंबर याद रखेंगे, कम से कम पहले ये ध्यान रखना कि कौन रिसेंटली बाहर हो गए हैं। तो कतर बेसिकली बाहर हो गया है और बेसिकली आपका इक्वाडोर भी बाहर हो गया है, दो ये चीज ध्यान रखना। इसके फाउंडिंग मेंबर्स आप देखोगे ईरान इसका फाउंडिंग मेंबर है, इराक फाउंडिंग मेंबर है, कुवैत फाउंडिंग मेंबर है, सऊदी अरेबिया फाउंडिंग मेंबर है और वेनेजुएला फाउंडिंग मेंबर है। तो ध्यान रखना उसके बाद और भी काफी सारी कंट्री जैसे यूएई हो गया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, गेबोन हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये वो सारी कंट्रीज है जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या याद रखोगे? ओपेक एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे फॉर्मली गवर्नमेंट्स आपस में कनेक्ट होती है। दूसरी चीज ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज देखने को मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा ना ऑयल की प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशंस वगैरह, तो इनका जो कार्टेल है, इनका ग्रुप है, यही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है रिसेंटली अब अगर अपन देखते हैं 2019 के अंदर 2020 के अंदर,
तो कतर भी यहां से बाहर हो चुका है और दूसरा बेसिकली इक्वाडोर भी यहां से बाहर हो चुका है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ओपेक प्लस में क्या हुआ है, ओपेक प्लस के अंदर नए 11 मेंबर्स जुड़े हैं जो ओपेक में नहीं थे। ध्यान रखना, ओपेक प्लस का मतलब जो पहले ओपेक में नहीं थे लेकिन उनके पास काफी अच्छा पोटेंशियल है ऑयल को लेके, तो उनको ओपेक प्लस में डाला गया है। जैसे कुछ नाम आप लोगों को मैंने कजाकिस्तान का बताया, अजरबैजान का बताया, बहरीन का बताया, रशिया का बताया, तो सारे याद नहीं रखने, बट रशिया एक ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्री हो, ध्यान रखना कि रशिया ओपेक में नहीं था बट रशिया ओपेक प्लस का पार्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो ध्यान रखना, रशिया का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। पहले भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ओपेक न्यूज में है, तो यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और जितने पॉइंट्स में बता रहा हूं उतने ध्यान रख लेना, यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब एक बार मुझे इसका आंसर कर सकते हो आई थिंक आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो ओपेक और ओपेक प्लस का पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि रशिया ओपेक का पार्ट नहीं है लेकिन ओपेक प्लस का पार्ट है, तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बोला कि ईरान भी पार्ट है, ईरान तो फाउंडिंग मेंबर है, इराक भी बेसिकली इसका पार्ट है, ठीक है। यूएई भी मैंने आपको बताया इसका पार्ट है, ठीक है। क्या यूएसए बेसिकली पार्ट है क्या बेसिकली ओपेक या ओपेक प्लस का? एक बार कमेंट करके सब लोग बताना। आज की क्लास बेसिकली आप सारी चीजें कमेंट में लिख दीजिएगा, आज कुछ कारणों की वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पाए, तो जो भी बेसिकली आपका कमेंट हो सब लोगों को अपने आंसर्स को कमेंट के अंदर लिखना ही लिखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज के पार्ट है या नहीं है। तो सब लोग बेसिकली कमेंट पे यहां पर लिख देंगे, सारी कंट्रीज मैंने यहां पर लिख दी है ताकि इजीली आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज इसकी पार्ट है। तो ध्यान रखना यहां पर कि ईरान, इराक, कतर, रशिया सब इसके फाउंडिंग मेंबर है, यूएई सब इसके फाउंडिंग मेंबर है। रशिया बेसिकली आपका ओपेक प्लस का पार्ट है, यूएसए पार्ट नहीं है। तो सब लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सिंपल सी चीज है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल एंड डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट टू मीट लेस देन 50% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। मतलब ये बोला है कि इंडिया जो बेसिकली क्रूड ऑयल का है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और साथ में ये भी बोला है कि जो क्रूड ऑयल है हमारी, जो 50% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली इंडिया कितना, यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला गया कि हमारे 50% क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट का। ध्यान रखना, आप लोगों को ध्यान हो तो इंडिया नेट एनर्जी क्या करता है बेसिकली इंपोर्ट करता है, 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है। तो ध्यान रखना 50% होता तो बेसिकली कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम बेसिकली मैक्सिमम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं वेस्ट एशिया से। आप लोगों ने देखा होगा बीच में रशिया से भी हम इंपोर्ट कर रहे थे, ईरान, इराक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली एनर्जी को लेकर माने जाते हैं, कतर में, यूएई में नेचुरल गैस को लेकर काफी पोटेंशियल देखने को मिलेगा। और सेकंड दिखा है, ओपेक प्लस अकाउंट फॉर रफली 40% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल एंड 80% ऑफ द ग्लोबल ऑयल रिजर्व। और थर्ड लिखा है, रशिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है आपको कि रशिया ओपेक प्लस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अब मैंने दो स्टेटमेंट तो मैंने ही बता दिया आपको, मैंने बोला कि 50% नहीं, इंडिया की 80% से ज्यादा जो एनर्जी है वो कहां से हम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है ना, उसका नाम भी बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं वेस्ट एशिया पॉलिसी, जिसको अपन लुक वेस्ट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। लुक वेस्ट पॉलिसी दो पिलर्स पे डिपेंड करती है। लुक वेस्ट पॉलिसी के दो इंपॉर्टेंट पिलर है, पहला पिलर है आपका एनर्जी इंपोर्ट, हम किस पे बात करते हैं, एनर्जी इंपोर्ट पे। और दूसरा क्या है, लेबर एक्सपोर्ट, हम यहां से हमारे लोगों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। इतनी सारे जो माइग्रेंट्स है आपको हमारे गल्फ कंट्रीज में मिलेंगे, तो हम बेसिकली दो चीजों पे काम कर रहे हैं, एनर्जी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और लेबर बेसिकली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, दो स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिए, बीच वाला स्टेटमेंट अब आपको दिमाग लगाना है और बताना है क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दो स्टेटमेंट के लिए सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने, और इसका अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने लिखकर भी दिया है, पहले आप खुद आंसर करना, फिर बेसिकली आप यहां पर इजीली स्विच कर सकते हो। मैंने तो 80 बोला बट बेसिकली 85 से भी ज्यादा, एट प्रेजेंट का आप डेटा देखोगे तो 85 से ज्यादा भी जो रिक्वायरमेंट है वो क्रूड ऑयल की कहां से आती है, हम उसको इंपोर्ट करते हैं। ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी सारी की सारी चीजें मैंने बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर दी है कि ओपेक प्लस बेसिकली कब स्टेब्लिश हुआ, ओपेक के मेंबर वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया है, कौन सा मेंबर बेसिकली
बेसिकली हट गया है, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई थिंक सारी की सारी चीजें, और ये जो थर्ड स्टेटमेंट आप लोगों को बीच में दिक्कत कर रहा था वो सिंपल है कि ओपेक प्लस के थ्रू 40% वर्ल्ड का जो क्रूड ऑयल है ओपेक प्लस कंट्री के अंदर है, और 80% से ज्यादा ग्लोबल ऑयल रिजर्व भी है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ठीक है, अब आंसर आप थिंक आप इजीली कर लोगे। पहला स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो बचा क्या? एक ही सही है, दैट इज द ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में क्लियर है, 5 पॉइंट्स याद रखने, जस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओपेक, ओपेक के फैक्ट्स बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बगदाद कॉन्फ्रेंस से बेसिकली ये बना है। ठीक है, एक और चीज बेसिकली अगर आप देखना चाहो तो यहां पर देख सकते हो, ये याद रखने के लिए, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। इसका हेडक्वार्टर एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जैसे अपन ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के देखे ना, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो आप ध्यान में रख सकते हो, कई बार हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट वाज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक पे जाने से पहले, सेकंड टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, दैट इज रिलेटेड टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। टॉपिक का नाम क्या है आपका? यहाँ टॉपिक का नाम है, डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूं, उससे बेसिकली आपको समझ आएगा, क्योंकि यहां पर जो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक का नाम है जीसीसी, दैट इज द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। अब ध्यान रखना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया की एनर्जी का आप देखोगे 60% से ज्यादा हिस्सा जीसीसी कंट्री से आता है, मतलब हमारा जो नेट एनर्जी इंपोर्ट है वो जीसीसी कंट्री पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अब पहले तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि जीसीसी जो ग्रुप है उसके अंदर कितनी कंट्रीज है। कंट्रीज बहुत कम है, 6 कंट्रीज है, और सारी की सारी कंट्रीज कहां पर है? अरेबियन पेनिनसुला वाले पार्ट के अंदर। तो याद रखना बहुत ईजी हो जाता है, अरेबियन पेनिनसुला वाली सारी कंट्रीज बता दीजिए, उसमें से एक कंट्री को जस्ट माइनस करना है, दैट इज बेसिकली आपका यमन। और यमन को माइनस करना बहुत इजी है, क्योंकि यमन ही सबसे ज्यादा अभी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, यमन के अंदर जो हाउदी रिबेल्स थे वो क्या कर रहे थे? रेड सी के अंदर जितनी भी शिप्स पास हो रही थी उनको टारगेट कर रहे थे, कभी मिसाइल अटैक कर रहे हैं, कभी ड्रोन अटैक कर रहे हैं। तो हाउदी रिबेल्स कहां से बिलोंग करते हैं? यमन से। तो यमन को हटा दिया, जस्ट याद रखने की ट्रिक है। जस्ट मैं मैप में आपको कंट्रीज दिखाता हूं, कंट्रीज याद रखना जरूरी है। यूपीएससी ने सवाल पूछा था तो उसमें ऑप्शन में उन्होंने ईरान दिया था, तो ध्यान रखना। यहां पर देखो कौन कौन सी कंट्रीज है, आई थिंक मैं थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं नाम लिख के बता देता हूं। सारी की सारी कंट्रीज इसी पेनिनसुला में आएगी, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। अब इसमें से भी देखो, पहली कंट्री अगर ऊपर से मैं नाम लिखूं तो कुवैत, बेसिकली आप सभी लोगों को विजिबल यहां पर लिख रहा हूं। पहली कंट्री आपकी हो गई कुवैत, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। सेकंड कंट्री हो गई आपकी बहरीन, ठीक है, ये भी बेसिकली किसका पार्ट है? और सारी की सारी कंट्री, ध्यान रखना यहाँ पे मुद्दा क्या है, अगर कोई इस पेनिनसुला के बाहर की कंट्री उठा के दे देगा, आपको इराक दे दिया जाए, ईरान दे दिया जाए, कजाकिस्तान दे दिया जाए, तो उसको हटा देना, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ जीसीसी। तीसरा बेसिकली आपका कतर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। थर्ड वन इज बेसिकली आपका कतर। फोर्थ वन बेसिकली आपका यूएई, दैट इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फोर्थ वन इज द यूएई। फिफ्थ वन बेसिकली आपका ओमान, और सिक्स वन बेसिकली आपका सऊदी अरेबिया। केवल और केवल ये 6 ही कंट्रीज है जो बेसिकली किसका पार्ट है? जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। ध्यान रखना यमन इसका पार्ट नहीं है, यमन को क्रॉस लगा रहा हूं, और याद रखने का तरीका है कि यमन ने ही सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट की हुई है। मैंने आपको बताया था यहां पर बेसिकली क्या है, हाउदी रिबेल्स, जो आपका बेसिकली एक रिबेल ग्रुप है। हाउदी रिबेल्स यहां से क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। जितनी भी शिप्स यहां से पास होती है रेड सी वाले पार्ट से, आप लोगों को ध्यान होगा इस स्ट्रेट का नाम भी मैंने बताया था, अगर ध्यान हो तो, बेबल मंडेब स्ट्रेट, जो कनेक्ट करती है रेड सी को आपके इंडियन ओशन वाले रीजन से। और यहां पर मैंने बताया था दैट इज द बेसिकली आपका कौन सी कैनल है? ये आपकी स्वेज कैनल है, जो कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी वाले पार्ट को रेड सी वाले पार्ट से। मैंने ये भी बताया था यहां पर बेसिकली जो गल्फ ऑफ अकाबा है वो देखने को मिलेगी, और ये पेनिनसुला भी मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था जो इजिप्ट से रिलेटेड है, दैट इज ऑल्सो इन न्यूज। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें न्यूज में थी, इसलिए मैंने आपको बताई। जीसीसी की कंट्रीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, और बहुत सिंपल है, इसी पेनिनसुला में घूमना है, इस पेनिनसुला के बाहर कहीं नहीं जाना। इसमें भी एक कंट्री को माइनस ही करना है, वो कंट्री कौन सी माइनस चली जाएगी? यमन। अब एग्जामिनर आपको ईरान दे दे ऑप्शन में, इराक दे दे, आप ऑप्शन में सीरिया दे दे, इजराइल दे दे, या ऊपर जाओ तो कजाकिस्तान दे दे, तो उसको हटा देना। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए,
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपका इजीली हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ जीसीसी। तो आपको देखोगे, आप क्या देखोगे, सऊदी भी बताया सर ने, ओमान भी बताया सर ने, और सर ने यही तो बताया कि यमन दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो यमन तो आपका हो ही नहीं सकता। तो आंसर विल बी द डी। यमन की जगह अगर मैं यहाँ पे ईरान डाल देता तो भी गलत हो जाता, इराक डाल देता तो भी गलत हो जाता, और अदर कोई सीरिया, कजाकिस्तान कुछ भी डालता तो वो भी बेसिकली आपका गलत हो जाता। इज इट क्लियर? सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, सब लोग बेसिकली आज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आज लाइव क्लास नहीं है, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसको बेसिकली आप जस्ट पढ़ लीजिए कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें, जो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रिगार्डिंग दिस, जो जो बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। ये अपन ने देख ही लिया ओपेक वाला ये अपन ने देख लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये न्यूज में बेसिकली आपका रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियाज एम्बेसी जो रियाद के अंदर है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके अंदर मैंने आपको कंट्रीज बता दी, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर एंड कुवैत, हैज इमर्ज्ड एज ए मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। और इससे रिलेटेड एक और न्यूज बता देता हूँ, इंडिया जीसीसी कंट्री के साथ नेगोशिएट कर रहा है। क्या नेगोशिएट कर रहा है? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन एफटीए नेगोशिएट होने के बाद जीसीसी कंट्रीज हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और भी ज्यादा नजदीक हमारे पास वो आ जाएगी। ध्यान रखना, इसके अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग देख रहे हो, ये जो आपका कतर है, ये बेसिकली नेचुरल गैस काफी ज्यादा मिलती है जीसीसी कंट्री से। हम हमारी 80% नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। तो नेचुरल गैस की दृष्टि से यूएई, कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज यहाँ पर मानी जाती है। तो ध्यान रखना, इस पर्सपेक्टिव से भी जीसीसी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। और अभी इंडिया अपना ट्रेड भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, उसके लिए एफटीए भी यहाँ पर नेगोशिएट कर रहा है। तो इतना बेसिकली आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए regarding this।